फर्स्ट एनईपी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन एनपीई, इसकी हमें फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। केवी के पेपर में भी इसकी फुल फॉर्म आई थी, तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। पहली जो एनईपी है वो 1968 में आई। किसकी रिकमेंडेशन पर? जो कोठारी कमीशन आया था 1964 में, उसके कमीशन पर फर्स्ट एनईपी लॉन्च हुई और 1968 में हमने पढ़ लिया। और इसके अंदर हमें एक रिक्वायरमेंट थी कि एक रेडिकल रिकन्स्ट्रक्टिंग हो और जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ है वो इक्वलाइज हों, ताकि उससे नेशनल इंटीग्रेशन बढ़े, कल्चरल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। सबसे पहले इसमें क्या ज़रूरत थी, क्या रिक्वायरमेंट थी इसकी? ताकि सबकी इक्वल अपॉर्चुनिटी हो जाए और जो हमारा नेशनल इंटीग्रेशन है उस पर इसने फोकस किया। इस वर्ड को ध्यान में रखना। उसके बाद अब इसमें क्या क्या प्रावधान थे वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। 6 से 14 ईयर्स के बच्चों को क्या होनी चाहिए? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए। और जो वेस्टेज और स्टैग्नेशन होता है, बच्चे की क्लास में रुक जाता है, उसको रिड्यूस करा जाना चाहिए। स्टेटस इमोल्यूमेंट्स का मतलब वेतन। एजुकेशन ऑफ टीचर्स, जो टीचर का समाज में स्थान है, हमें पता है ऑनर्ड प्लेस टीचर्स को गिवन है। और इसके बाद जो टीचर है उनको सेटिस्फैक्ट्री इमोल्यूमेंट्स मिलने चाहिए, सर्विसेज मिलनी चाहिए। और एजुकेशन ऑफ टीचर की जो ट्रेनिंग है, इसमें पर्टिकुलरली इन सर्विस टीचर एजुकेशन की बात की गई कि समय समय पर उनकी सेमिनार्स होनी चाहिए ताकि वो अपने आप को अपडेट कर सके। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस, 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात की गई है। सेकेंडरी स्टेज पर डेवलपमेंट होना चाहिए रीजनल लैंग्वेजेस का भी। उसके बाद इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, हमें पता है कि इक्वलाइज करेंगे अगर हम एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को, तो ये प्रमोट करेगा सोशल कोहेशन को। कोहेशन मतलब संबंधता को, और नेशनल इंटीग्रेशन को बाय करेक्टिंग रीजनल इम्बैलेंस, बाय एडमिटिंग स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। हमें जब हम एडमिशन दे रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं बच्चों को स्कूल्स में, वो बेसिस ऑफ मेरिट के ऊपर होना चाहिए। स्प्रेड लिटरेसी एंड एडल्ट एजुकेशन, जो मास इलिटरेसी है हमें उसको हटाना है और प्रोवाइड करना है कंटिन्यूइंग एजुकेशन को। और चाहे वो कमर्शियल इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट हो, इन सब में हमें जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी लिटरेसी को भी बढ़ाना है और एडल्ट एजुकेशन को भी, वोकेशनल एजुकेशन को भी हमें प्रोत्साहित करना है। फिर जो बुक्स हैं वो कैसी होनी चाहिए? हाई क्वालिटी होनी चाहिए बुक्स की, लो कॉस्ट होनी चाहिए इन बुक्स की। उसके बाद गेम्स एंड स्पोर्ट्स, समय समय पर स्कूल्स में गेम्स होनी चाहिए, स्पोर्ट्स होने चाहिए लार्ज स्केल पर, इससे फिज़िकल फिटनेस मिले और जो एक स्टूडेंट के अंदर स्पोर्ट्समैनशिप है वो भी बढ़ी। पार्ट टाइम एजुकेशन या फिर कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन का भी प्रावधान होना चाहिए। डेवलपिंग पार्ट टाइम एजुकेशन कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स ऑफ द सेम एज फुल टाइम कोर्स ऑन अ लार्ज स्केल ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो फुल टाइम कोर्सेज के साथ साथ पार्ट टाइम कोर्सेज भी होनी चाहिए। जो हमारी फर्स्ट एनपीई थी वो 1968 में आई, सेकेंड 1986 में आई, और इसमें नेशनल इंटीग्रेशन और 10 कोर एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम पर फोकस किया गया। नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन को विजुअलाइज किया गया और उसमें एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को बेस माना गया। और जो एनसीएफ है इसमें कॉमन कोर कुछ सब्जेक्ट्स हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो उसकी कोर है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अदर कंपोनेंट्स भी थे जो फ्लेक्सिबल भी हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा एनसीएफ कैसा है, फ्लेक्सिबल है। जो कॉमन कोर है हमारे करिकुलम की, उसमें क्या क्या इंक्लूड है? तो उसमें जो हमारी फ्रीडम मूवमेंट थे उनकी हिस्ट्री को, और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस हैं उनको, और ऐसा हो जो नर्चर करे नेशनल आइडेंटिटी को। और जो एलिमेंट्स हैं ये किसी एक सब्जेक्ट के दायरे में नहीं आते, बल्कि ये कट अक्रॉस सब्जेक्ट एरियाज, मतलब एक सबका एक मिला जुला रूप है। ऐसे नहीं कि पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। प्रमोट करेंगे किसको? इंडिया के कॉमन कल्चरल हेरिटेज को। इगैलिटेरियनिज्म, इसका मतलब होता है समानतावादी, समता को प्रोत्साहन देंगे कि समान अधिकार मिले सबको सोसाइटी में। डेमोक्रेसी को, सेकुलरिज्म को, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, सोशल बैरियर्स को हटाएंगे। ठीक है। ऑब्जर्वेंस ऑफ स्मॉल फैमिली नॉर्म्स इनकलकेट करेंगे, साइंटिफिक टेम्पर को। अब जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं वो सेक्युलर वैल्यूज़ के साथ पूरी तरह से क्या होने चाहिए? कंफर्म होने चाहिए। टू प्रमोट इक्वालिटी को प्रमोट करें। और जो अपॉर्चुनिटी है वो सिर्फ चीज़ों को एक्सेस करने में ना मिले कि हम चलो स्कूलों तक तो बच्चों को, सारे बच्चों को पहुंचा रहे हैं, सारे सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, बल्कि जो सक्सेस की कंडीशन है वो भी इक्वल हो बच्चों के अंदर। ठीक है। और उसके बाद
कुछ सलाइंट फीचर्स हैं, सलाइंट मतलब होता है मुख्य, कुछ मुख्य फीचर्स हैं इस पॉलिसी के, जैसे कॉमन एजुकेशनल स्ट्रक्चर होना चाहिए, जैसे 10+2+ इस तरह कि जो स्ट्रक्चर है बेसिक वो कॉमन होना चाहिए। फिर जो नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क है उसमें 10 कोर एलिमेंट दिए हैं, मतलब 10 मुख्य इन्होंने तत्व दिए हैं। इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। अभी हमने पढ़ा सिर्फ ऐसा नहीं है सिर्फ एक्सेस करने में ही आप इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, बल्कि सक्सेस में भी होनी चाहिए। प्रमोट करें एडल्ट एजुकेशन को, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इन्होंने दिया फॉर यूईई। नवोदय विद्यालय पर इन्होंने बात की। मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग की इन्होंने बात की। वोकेशनलाइजेशन एजुकेशन की तो सभी बात कर रहे हैं। रेजिंग द स्टेटस ऑफ टीचर्स, तो जो इसमें मेन है, जो इसमें थोड़े अलग है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, नवोदय, और एक ये मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग। ठीक है, उसके बाद जो ये पॉलिसी थी इसने एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड किया यूईई, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए। और ये जो पॉलिसी 1986 में इसको सून यानी 1992 में ही इसको क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया गया था 1992 में। कंसर्न्स ऑफ, अभी नेक्स्ट टॉपिक है कंसर्न्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। अगर हम एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करते हैं तो कुछ कंसर्न्स हैं, उसके कुछ इश्यूज़ हैं, जैसे low enrollment, overall enrollment in primary school was found very low. Out of the school, children don't go to school because of distance and lack of physical facilities. जो enrollment है बच्चों का स्कूल्स के अंदर वो काफ़ी कम है प्राइमरी स्टेज पे। फिर कुछ बच्चे स्कूल नहीं जा पाते बिकॉज ऑफ डिस्टेंस और बिकॉज ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज़। फिर हाई ड्रॉप आउट रेट है, बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं बहुत सारे रीजन से, जैसे वो वर्क करना हो या वो पैसे कमाना हो। ठीक है, गर्ल्स को हम गर्ल्स के देखते हैं कि गर्ल्स के जो पेरेंट्स हैं वो स्कूल छुड़वा देते हैं और बोलते हैं कि फैमिली का ध्यान रखो। फिर जो रूरल एरियाज़ है, जो ग्रामीण इलाके हैं, उनमें जो क्वालिटी एजुकेशन है या जो उसमें जो अनट्रेंड टीचर हैं उनकी वजह से भी क्या हो रहा है, बच्चे डिप्राइव हो रहे हैं इन रिसेंट ईयर्स। हालांकि अब गवर्नमेंट ने जो क्वालिफाइड टीचर्स हैं उनकी जो क्वांटिटी है उसको इंक्रीज़ कर दिया है स्कूल्स के अंदर। उसके बाद है पुअर क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन रिजल्टिंग इन अनसेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल स्टूडेंट्स। जो हमारे इंस्ट्रक्शन की जो क्वालिटी है अगर वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगी तो ये भी क्या करेगा, कहीं ना कहीं जो हमारा ये यूईई है या फिर जो हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन है इसमें बाधा पहुँचाएगा। फिर हम स्ट्रेंथ करेंगे लीडरशिप को और सुपरविजन को इन प्री प्राइमरी एंड एलिमेंट्री स्कूल्स में। किसके द्वारा कर सकते हैं, ये टीचर्स के, हेड मास्टर्स के। और प्रोफेशनल ट्रेनिंग दे और रीट्रेनिंग दे लार्ज नंबर पर सभी को। करंट एग्जामिनेशन सिस्टम जो है उसका अल्टरनेटिव होना चाहिए, जैसे सीसीई। और इनइक्वालिटी जो हो रही, जो डिस्पैरिटी हो रही थी, असमता जो हो रही है, चाहे वो रूरल अर्बन बेसिस पर हो, रीजनल बेसिस पर हो, उसको ख़त्म कर दें हम। और बिल्ड करें पॉजिटिव माइंडसेट को टीचर्स के आईसीटी के लिए। तो ये था हमारा कंसर्न ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। अब स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ 8 ईयर्स। अब हम सभी को ये मालूम हो गया कि जो ब्रॉडली यूनिफॉर्म एजुकेशन है या एजुकेशन स्ट्रक्चर है जो वो पूरी कंट्री में सेम होना एडवांटेजियस होगा, लाभदायक होगा। इसमें जो इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था वो 10+2+3 पैटर्न को लागू करना था। और ये जो पैटर्न था 10+2+3 ये कोठारी कमीशन द्वारा सजेस्ट किया गया था। लेकिन इसमें एक बात का हमें ध्यान रखनी होगी कि जो इसमें 12th क्लास है, 10+2+3 पैटर्न जो है इसमें जो 12th क्लास है +2 जो है ये स्कूल्स में भी हो सकता है, कॉलेजेस में भी हो सकता है। वो उसकी जो लोकल कंडीशंस हैं उसके ऊपर बेस्ड है। उसके बाद कोठारी कमीशन ने 10+2+3 दिया। ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर कंट्री में इसको अडॉप्ट किया गया। लेकिन इसमें स्टेट वाइज हमें कुछ वेरिएशंस देखने को मिलती हैं, जैसे प्राइमरी, अपर प्राइमरी, हाई एंड हायर सेकेंडरी स्कूल की जो क्लासेस हैं वो कितनी होनी चाहिए, एडमिशन की एज क्या होनी चाहिए, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए, पब्लिक एग्जामिनेशंस कैसी होनी चाहिए, वर्किंग डेज कितने होनी चाहिए, एकेडमिक सेशन, वेकेशंस, फ्री स्ट्रक्चर। तो इन सब चीज़ों में हमें वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। हम सभी को पता है प्राइमरी और अपर प्राइमरी को मिला के एलिमेंट्री स्टेज बनती है। और इसमें 5 साल प्राइमरी एजुकेशन, 3 साल अपर प्राइमरी एजुकेशन होती है और 2 साल हाई स्कूल। इस तरह से 10 साल का एक स्ट्रक्चर बनता है। अब ये सब हमें पता है कि जो प्री प्राइमरी है उसकी 3 साल होगी, नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी। तो 3 साल बच्चा पढ़ेगा, 3 से 6 साल
इसकी एज है। फिर 1 to 5 ये 5 साल का पीरियड है। ये स्ट्रक्चर हम देख लेंगे। फिर प्री प्राइमरी को हमें पता है नर्सरी, LKG और UKG, 3 क्लासेस इसमें आती हैं। और ये एजुकेशन का बेस है, बेसिस ऑफ लर्निंग है। इसमें 3 से 5 या फिर 6 साल तक के बच्चे होते हैं। ऊपर 6 लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा है। लोअर प्राइमरी की अगर हम बात करें तो लोअर प्राइमरी स्टेज पर जो बच्चे हैं वो आइडिया लेते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स का। फिर प्राइमरी स्कूल करिकुलम में अगर हम बात करें तो रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक, और इसमें कुछ सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट भी होते हैं जैसे हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी या फिर एनवायरमेंटल साइंस। 6 से 11 साल के जो बच्चे हैं वो क्लास 1 से 5th में मोस्टली में देखने को मिलते हैं। कुछ स्टेट्स में 6 से 11 साल के बच्चे 1 से 4th क्लास में भी देखने को मिलते हैं। और जो लोअर प्राइमरी लेवल है, जनरली इसमें जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो मदर टंग में होते हैं, वो हिंदी या फिर कोई भी रीजनल लैंग्वेज हो सकती है। अपर प्राइमरी की बात करें तो ये 6 to 8th क्लास इसमें कंसिस्ट करता है। और इसमें इंग्लिश और हिंदी, अगर हिंदी मदर टंग नहीं है तो इंट्रोड्यूस की जाती है। इंग्लिश को हम स्टैंडर्ड 5th यानी 5th क्लास के बाद, 5वीं कक्षा के बाद इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये किसने बोला? तो ये जो हमारा 8 ईयर्स का करिकुलम है एलिमेंट्री एजुकेशन का, उसमें ये बात कही गई है, तो हम ये भी ध्यान रखेंगे। स्कूल करिकुलम फ्रेमवर्क, किसी भी नेशन का जो एजुकेशन सिस्टम होता है वो बेस्ड होता है कॉमन करिकुलर फ्रेमवर्क के ऊपर। और जब उसको डिज़ाइन किया जाता है तो उस पर्टिकुलर नेशन की, उस देश की जो नेशनल नीड्स है, जो रिक्वायरमेंट्स है, उसको ध्यान में रखा जाता है। ठीक वैसे जब हमने इंडिया का करिकुलम डिज़ाइन किया तो हमने जो हमारी कंट्री का जो फ्रेमवर्क होगा, जो कॉमन स्ट्रक्चर होगा, उसके लिए हमने उसके अचीवमेंट के लिए नेशनल गोल्स सेट किए, नेशनल गोल्स बनाए। ठीक है, मतलब नेशनल गोल्स को हमने ध्यान में रखा। अब हम बात करें NCF 2005 की, तो जो NEP 1986 और 1992, उन्होंने एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पेश किया था नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन के साधन के रूप में। और जो NEP प्रोग्राम ऑफ एक्शन है, उसने एक चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच दी जिससे यूनिवर्सल एनरोलमेंट बढ़े, प्रमोट हो, यूनिवर्सल रिटेंशन वो भी प्रमोट हो। तो इस तरह से अब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है वो एक मीन्स है मॉडर्नाइज करने का एजुकेशन के सिस्टम को। मीन्स ऑफ मॉडर्नाइजिंग द सिस्टम ऑफ एजुकेशन। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है वो रिव्यू करता है किस किस की रिकमेंडेशन को, तो रिकमेंडेशन मुदालर कमीशन की, कोठारी कमीशन की, NCF 2005 रिव्यू करता है डेवलपमेंट करिकुलम फ्रेमवर्क 1975, 1988 और 2000। यानी इससे पहले 3 NCF आ चुके हैं, 1975, 1988 और 2000। इन सबको रिव्यू करा गया। और जो लर्निंग विद बर्डन 1993 की जो रिपोर्ट थी यशपाल कमेटी की, उसको भी इसने रिव्यू किया। 1986 की जो पॉलिसी, उन सबको इसने डीपली स्टडी किया। उसके बाद जो हमारा 2005 का जो हमारा ये NCF है, ये इसने एग्जामाइन करा करिकुलम लोड को, कि कितना करिकुलम लोड है बच्चों के ऊपर, और डेप्थ में स्टडी करी हर चीज़ की। इसने बताया कि जो टीचर हैं, एक इस तरह का हम स्ट्रक्चर तैयार करें जिसमें टीचर जो है फ्री हो चूज़ करने के लिए और प्रोवाइड करने के लिए लर्निंग एक्सपीरियंस को, जो भी उसको यूज़फुल लगे बेटर लर्निंग के लिए। NCF 2005 ने मीडिया और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को इफेक्टिव मोड बताया करिकुलम ट्रांजैक्शन के लिए। अब हम गाइडिंग प्रिंसिपल की बात करते हैं, तो मेजरली अगर हम इसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखेंगे NCF 2005, तो उसमें NCF 2005 में 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन इस बुक में सिर्फ 4 गाइडिंग प्रिंसिपल्स गिवन हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है तो मेरे अकॉर्डिंग हमें 5 लगाना चाहिए, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में 5 हैं। इसमें क्या क्या गिवन है, 4 वो देख लेते हैं। कनेक्ट करें नॉलेज को आउटसाइड ऑफ द स्कूल, इंश्योर करें कि रोट मेथड से रोट मेमोराइजेशन ना हो। उसके बाद एनरिच करें कि जो हमारा करिकुलम है वो टेक्स्ट बुक से बाहर की दुनिया से कनेक्ट हो, और जो एग्जामिनेशन उसको फ्लेक्सिबल बनाएं। उसके बाद इसने ये भी कहा कि जो लर्नर है वो पैसिव रिसीवर नहीं है, बल्कि वो एक्टिव पार्टिसिपेंट है नॉलेज का, और वो क्वेश्चंस पूछ के, रिलेट करके चीज़ों को अपनी दुनिया से, बाहर की दुनिया से, और अपने एक्सपीरियंस उसको जोड़ के क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकता है नॉलेज को। उसके बाद इसने पॉइंट आउट किया किसको, इंटरेक्शन विद पीयर्स, टीचर्स, ओल्डर एंड यंग पीपल
कैन ओपन अप मैनी रिच लर्निंग पॉसिबिलिटीज़ की जो हम इंटरेक्शन करते हैं अपने बड़ों के साथ, टीचर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, वो हमें रिच लर्निंग पॉसिबिलिटीज़ दे सकता है। इसके बाद इन्होंने एक चीज़ और बताई कि जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, नॉलेज को किसी भी वेबसाइट से इंश्योर कर सकते हैं, ठीक है, उसको क्रिएट कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंसेस से, उसे कम्युनिटी से जोड़ सकते हैं। और एक इन्होंने जो हम हर्बर्ट का लेसन प्लान पढ़ते हैं उससे अलग कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागोजी को इन्होंने प्रोत्साहन दिया, ठीक है। जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं कि लेसन प्लान हर्बर्ट का, उसमें ये मेथड्स होते हैं, उससे हम मूव करें किसकी तरफ, कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागोजी की तरफ। अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में 3 लैंग्वेज फार्मूला इन्होंने सजेस्ट किया, और इंस्ट्रक्शन जो है वो मदर टंग में ही होनी चाहिए, और इन्होंने लैंग्वेज को हर सब्जेक्ट का इंटीग्रल पार्ट बताया है। और उसके बाद अगर इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस की बात करें तो इन तीनों को इन्होंने कोर सब्जेक्ट बोला। तो हमें ध्यान में रखना है, इंग्लिश को, मैथमेटिक्स को और साइंस को इन्होंने कोर सब्जेक्ट कहा है। और एक ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें 50% विद्यार्थी जो है वो फेल हो जाते हैं। ये बिगेस्ट लिमिटेशन है एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम की। तो जो फोकस ग्रुप था टीचिंग ऑफ साइंस का, उन्होंने एम्फेसाइज किया कि एक्सपेरिमेंट बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए स्कूल साइंस करिकुलम के अंदर। लाइब्रेरीज होनी चाहिए, लेबोरेटरी वर्कशॉप्स होनी चाहिए, ताकि कल्चर ऑफ एक्सपेरिमेंट को बढ़ावा मिल सके, एक्सपेरिमेंटेशन को बढ़ावा मिल सके। उसके बाद अगर हम एनवायरनमेंट एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने बोला कि जो EVS है उसकी स्टडी कुछ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप यानी जो वंचित समूह हैं उनके परिप्रेक्ष्य में भी होनी चाहिए, ठीक है। हमें अपनी सोशल साइंस को उनके परिप्रेक्ष्य में भी शिफ्ट करना चाहिए। और जेंडर जस्टिस और सेंसिटिविटी टू ट्राइबल और दलित इश्यूज़ को भी क्या होनी चाहिए, उसमें भी उनके बारे में भी स्टडी करें, ठीक है, उनको भी मतलब महत्व मिलना चाहिए। उसके बाद वर्क एजुकेशन जो है उसमें हेरिटेज क्राफ्ट, स्पेशली जो क्राफ्ट जोन है, विच नीड टू बी मैप्ड सो दैट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कल्चरल एंड इकोनॉमिक वेल्थ कैन बी प्रॉपरली हार्नेस्ड थ्रू लिंकेज विद एजुकेशन। तो वर्क एजुकेशन के में हमें क्या करना चाहिए, जो उनकी हेरिटेज क्राफ्ट है इस तरह से हमें उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। उसके बाद नीड फॉर टीचर ऑटोनोमी एंड प्रोफेशनल इंडिपेंडेंस, हमें ज़रूरत है कि जो टीचर्स हैं वो थोड़ी ऑटोनोमी मिले उन्हें और प्रोफेशनली इंडिपेंडेंट हों। उसके बाद हमारी क्रिटिकल पेडागोजी आ गया कि जो बच्चे होते हैं वो अपनी नीड्स के, अपनी कंडीशंस के क्रिटिकल ऑब्जर्वर होते हैं, आलोचनात्मक परिप्रेक्षक होते हैं अपनी स्थितियों के और अपनी आवश्यकताओं के, ठीक है। तो इसलिए उन्हें ज़रूरत है कि वो डिस्कशंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग करें, और जो उनकी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके संदर्भ में, उनसे रिलेटेड, और अवेयर हों एक्सपीरियंसेस के लिए, परसेप्शन के लिए। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि ट्रू पार्टिसिपेशन क्या है, वो दोनों साइड से शुरू होता है। स्टूडेंट के एक्सपीरियंस भी इंपॉर्टेंट है उसमें, और टीचर के एक्सपीरियंस भी इंपॉर्टेंट है। जो क्रिटिकल पेडागोजी है वो प्रोवाइड करती है अपॉर्चुनिटी, रिफ्लेक्ट क्रिटिकली ऑन इशू। अब वो पॉलिटिकल से रिलेटेड, सोशल, इकोनॉमिक, मोरल एस्पेक्ट, किसी भी एस्पेक्ट से रिलेटेड जितने भी इशू हैं उन सब में हम क्रिटिकली रिफ्लेक्ट करें, क्रिटिकली चीज़ों को सोचें, ठीक है। इससे क्या होगा, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन डेवलप होगी। उसके बाद दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट। अब क्रिटिकल फ्रेमवर्क, जो क्रिटिकल फ्रेमवर्क होता है, क्रिटिकल पैडागोजी है, वो हेल्प करती है बच्चों को, जो बच्चे हैं वो सोशल इश्यूज़ को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखें, अंडरस्टैंड हाउ सच इशू आर कनेक्टेड, और ये इशू उनके लाइफ से किस तरह से कनेक्टेड है इस चीज़ को समझें। अब यहाँ पर क्रिटिकल पैडागोजी कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग को फैसिलिटेट करती है, ओपन डिस्कशन के थ्रू और मल्टीपल व्यूज़ के थ्रू। अब है हमारा इम्प्लीकेशंस फॉर एलिमेंट्री स्कूल। अगर हम इम्प्लीकेशंस की बात करें तो हमें पता है इसके बाद जो हमारी चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है वो शुरू हो गई, कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन जो है उसको एबोलिस्ट कर दिया और CCE पैटर्न लागू हो गया। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो हमें देखने को मिलते हैं स्कूल करिकुलम के लागू होने के बाद। ICT की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो गई, पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट बढ़ गया, ठीक, कम्युनिटी का जो भागीदारी है वो सुनिश्चित हो गई, और जो टोटल नंबर ऑफ डेज़ हैं करिकुलम ट्रांजैक्शन के वो निर्धारित हुए 200 दिन एट प्राइमरी लेवल। और जो हमारा
स्कूल एनुअल कैलेंडर होता है उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और एट लास्ट उसको कौन कंसल्टेंट करेगा, जिला पंचायत। जो होमवर्क पैटर्न है इसको हमें ध्यान से देखना है। होमवर्क पैटर्न, नो होमवर्क अप टू सेकंड क्लास, कोई होमवर्क नहीं दिया जाएगा सेकंड क्लास में। 2 hours अ वीक फ्रॉम थर्ड क्लास ऑफ प्राइमरी, थर्ड क्लास से फिफ्थ क्लास तक हम क्या करेंगे, सिर्फ एक वीक में 2 घंटे का होमवर्क देंगे। 1 hour अ डे, अबाउट 5 to 6 hour अ वीक। मिडिल स्कूल की अगर हम बात करें तो हम 1 घंटे का होमवर्क एक दिन के लिए देंगे। 2 hours अ डे, 2 घंटे के लिए कब देंगे हम, जब सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल में बच्चा होगा। यानी इतना होमवर्क बच्चे को मिलना चाहिए। ये सब सजेस्ट किया गया है NCF 2005 में। अब इसमें टीचर ट्रेनिंग पर फोकस किया गया है, पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस पर फोकस किया गया है, सेमिनार्स हों और सारी चीज़ें, सारे एस्पेक्ट निकल कर आएँ, ऑटोनॉमी मिले टीचर्स को, बच्चों की जो डाइवर्स नीड्स हैं बच्चे की वो फुलफ़िल हो सकें, और मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर जो है एजुकेशन का उसको, इंटीग्रेशन ऑफ थ्योरी, इन सब चीज़ों पर इन्होंने फोकस करा। तो ये था हमारा यूनिट 2।